वंश। दोस्तों, भारत में दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ हुआ सन 1206 ईस्वी में और दिल्ली सल्तनत की स्थापना गुलाम वंश के द्वारा की गई। दिल्ली सल्तनत का पूरा साम्राज्य 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 वंश द्वारा शासन किया गया। पहले गुलाम वंश, फिर इसके बाद आया खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश के बाद सैयद वंश और अंत में लोदी वंश का शासन आया। लोदी वंश का शासनकाल 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा। इस वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी और इसके प्रमुख शासकों में बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी शामिल थे। अब बात करते हैं लोदी वंश के शासकों की। सबसे पहला नाम आता है बहलोल लोदी का, जिसने लोदी वंश की स्थापना की थी। बहलोल लोदी का शासनकाल 1451 ईस्वी से लेकर 1489 ईस्वी तक रहा। बहलोल लोदी एक अफगान सरदार था और पहले ही पंजाब के गवर्नर के रूप में अपनी ताकत साबित कर चुका था। उसने अफगानों को संगठित करके दिल्ली की सत्ता पर कब्जा किया था। बहलोल लोदी का जन्म 1401 ईस्वी के आसपास एक प्रतिष्ठित अफगान परिवार में हुआ था। वो पश्तून जनजाति से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता मलिक काला हरियाणा के शासक थे और उनके चाचा मलिक सुल्तान शाह पंजाब के गवर्नर थे। बहलोल ने अपनी आरंभिक सैन्य और राजनीतिक शिक्षा अपने परिवार के साथ रहते हुए प्राप्त की। लोधी ने तुगलक वंश के अंतिम शासक मोहम्मद तुगलक को हटाकर सत्ता पर कब्जा किया था और लोदी वंश की स्थापना की थी। लोदी ने अफगान सरदारों और सत्ता के लोगों के बीच सामंजस्य बनाए रखा, जिससे कि उन्हें व्यापक रूप से अफगान सरदारों का समर्थन और सहयोग मिलता रहा। बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत किया और अपने क्षेत्र का विस्तार किया। विशेष रूप से जौनपुर के स्वतंत्र सुल्तान को हराकर वो क्षेत्र दिल्ली सल्तनत में शामिल किया। बहलोल लोदी के शासनकाल में अफगान सरदारों की ताकत बढ़ गई, जो उनके साम्राज्य की स्थिरता का महत्वपूर्ण कारण था। बहलोल लोदी ने कृषि और व्यापार को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा दिया, जिससे उनके साम्राज्य की आर्थिक स्थिति में काफी अच्छा सुधार हुआ। 1489 ईस्वी में बहलोल लोदी का निधन हो गया और उनके पुत्र सिकंदर लोदी ने सत्ता की कमान संभाली। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द हिस्ट्री कैसल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सिकंदर लोदी का शासनकाल 1489 ईस्वी से लेकर 1517 ईस्वी तक रहा और उसका नाम निजाम खान था। उसे एक सुशिक्षित और निपुण शासक के रूप में प्रशिक्षित किया गया था। वो फारसी और अरबी का अच्छा ज्ञाता था और साहित्य का प्रेमी था, लेकिन सिकंदर लोदी को एक बुद्धिमान, कठोर, क्रूर शासक के रूप में जाना जाता है। वो अत्यंत धार्मिक था और इस्लाम के सख्त अनुयायी के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहता था। उसके शासन में हिंदुओं के प्रति कठोर नीतियां अपनाई गई, लेकिन वो एक कुशल प्रशासक और सैन्य रणनीतिकार भी था। सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की और आगरा को उसने एक संगठित और मजबूत प्रशासनिक केंद्र में बदल दिया, जिससे ये भारत के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक बन गया। सिकंदर लोदी ने कर संग्रह और प्रशासन में सुधार किए, व्यापार और कृषि को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां बनाई। सिकंदर लोदी ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए विभिन्न राजपूत शासकों और विद्रोही अफगान सरदारों पर विजय प्राप्त के साथ ही सिकंदर लोदी ने इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए कठोर कदम उठाए। उसने कई हिंदू मंदिरों को नष्ट किया और धर्मांतरण की नीतियां अपनाई। उसके दरबार में फारसी साहित्य का विशेष विकास हुआ। सिकंदर लोदी ने हिंदवी, प्राचीन हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया। उसने कवि कबीर और अन्य संतों के साहित्य को प्रोत्साहित किया। सिकंदर लोदी के शासनकाल में कई मस्जिदों और मकबरों का निर्माण हुआ। उसका मकबरा दिल्ली में स्थित है और लोदी वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। उसके शासनकाल में लोदी वंश का प्रभाव चरम पर था। 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र इब्राहिम लोदी शासक बना। इब्राहिम लोदी को उसके कठोर और तानाशाही रवैये के लिए जाना जाता है। उसके इस स्वभाव के कारण दरबार के अफगान सरदार उससे असंतुष्ट हो गए थे, लेकिन कम उम्र और अनुभवहीनता के कारण वो एक कुशल शासक के रूप में स्थापित नहीं हो सका। उसने अपने पिता की नीतियों को बनाए रखने के बजाय
अपने स्वार्थ और कठोरता के आधार पर शासन किया। इब्राहिम लोदी व्यक्तिगत रूप से साहसी था, लेकिन उसकी सैन्य योजनाएं कमजोर थी। वो पानीपत के युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर की सेना के सामने हार गया, क्योंकि उसकी रणनीति में दूरदर्शिता की कमी थी। इब्राहिम ने अफगान सरदारों की शक्ति को कम करने और दिल्ली सल्तनत पर एक केंद्रीकृत शासन लागू करने की कोशिश की। इब्राहिम का उद्देश्य अफगान सरदारों को नियंत्रित करना था, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। उसकी कठोर नीतियों ने अफगान सामंतों को विद्रोह करने पर मजबूर कर दिया। उसके शासनकाल में बिहार और बंगाल के गवर्नरों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी ने भी उसके खिलाफ विद्रोह किया और बाबर से सहायता मांगी। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी ने भी बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। इब्राहिम लोदी का शासन पानीपत के पहले युद्ध के साथ समाप्त हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन बाबर की तोपों और रणनीति के सामने उसकी सेना टिक नहीं सकी। युद्ध में उसकी मौत के साथ ही दिल्ली सल्तनत पर लोदी वंश का अंत हो गया। उसकी असफलता का मुख्य कारण अफगान सरदारों के साथ सहयोग स्थापित न कर पाना था। इब्राहिम लोदी भारत का अंतिम अफगान शासक था। उसकी हार ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। हालांकि लोदी वंश का शासन लंबा नहीं चला, लेकिन इसने अफगान संस्कृति और प्रशासन को भारतीय इतिहास का हिस्सा बनाया। इसकी यादगार स्थलों में दिल्ली का लोदी गार्डन और सिकंदर लोदी का मकबरा शामिल है। तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के आखिरी वंश लोदी वंश की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूले, साथ ही वीडियो को शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो की पहुंच हो सके। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।